क्या टॉपिक चल रहा है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ RX। आज का टॉपिक लास्ट हमने यहां पे छोड़ा था, प्रिपरेशन ऑफ RX। ठीक है, सबसे पहले लिखा हमने बेटा, जल्दी जल्दी देखना इसको, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ना है? देखो एल्कोहल में वैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स बना रखे हैं, है ना, तो इन्होंने क्या करा है, साथ में दिया हुआ है, हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने फ्रॉम लुकास रिएजेंट। किससे? लुकास रिएजेंट से। सर लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट होता है आपका एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। एक आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बंदे का नाम है, ग्रिग्नार्ड बंदे का नाम है ना। तो ये रिएजेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक कामों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्या होता है ग्रिग्नार्ड इसमें लुकास रिएजेंट से? अल्कोहल की रिएक्शन जब आप ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हो, तो कल हमने कहा यहां से R और O के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये H2O बाहर निकलेगा एंड RCl का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यहां पे बोला कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल है, वो बेटा यहां पे 1 डिग्री नहीं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रहता है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी बात आपको बस ऐसे ही याद रखने के लिए बताई थी कि जब भी एल्कोहल का बेटा R और O का बॉन्ड टूटे, याद रखना जब भी R और O का बॉन्ड टूट रहा होगा, उस केस में एल्कोहल अपनी कौन सी रिएक्टिविटी शो करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और अगर एल्कोहल अपना R और OH वाला बॉन्ड तोड़ रहा है, O और H वाला, मतलब जिसमें वो अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है, उस केस में याद रखना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। छोटी सी बात है जो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है और आ सकती है, मतलब ये कहीं काम आ सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो यहां पर हमने कल नोट लिखवाया था कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो यहां पे जो लेस रिएक्टिव है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आप लोगों को रिएजेंट की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, 2 डिग्री के लिए थोड़ी कम, और 3 डिग्री के लिए लुकास रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई पूछ लेगा क्वेश्चन कि टर्शरी अल्कोहल इज हाईली reactive with Lucas reagent, then 1 degree and 2 degree, why? Explain। अब देखो एक और चीज समझ लो, जरूरी नहीं है कि इसका जवाब तुम्हारी किताब में इस चैप्टर में दिया हुआ होगा ही इसलिए तुम इसकी एक्सपेक्टेशन रखोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर 4 चैप्टर्स को मिक्स कर लिया जाता है। मतलब अब क्योंकि हम लोगों को अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ना ही है, तो जब ऑर्गेनिक में अल्कोहल वाला भी चैप्टर पढ़ोगे तो वो बात वहां पे क्लियर हो जाती है, ये वाली जो बात है। तो अगर इस बात को उसके रेस्पेक्ट में, उस चैप्टर के रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो कोई गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये चारों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर ये सवाल ऐसे आ जाए कि वाई 3 डिग्री अल्कोहल, अच्छा लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन अल्कोहल में दी भी हुई है, तो वहां पे भी आपको पढ़नी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये वाले चीजों को दिमाग में रख सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। तो उसकी वजह हमने बता दी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री जो होता है वो R और O के बॉन्ड को ज्यादा इजीली क्लीव कर पाता है। अब ये क्यों कर पाता है, इसकी अपनी वजह है, वो हम लोग ROH वाले अल्कोहल वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, यहां हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, या मैं बता भी दूंगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, सेकेंड हमने पढ़ा था किसकी प्रेजेंस में? NaBr और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो विथ NaBr एंड H2SO4, NaBr और H2SO4 की के साथ में रिएक्शन, या ये भी कुछ ऐसी की ऐसी रिएक्शन है, ROH की रिएक्शन NaBr और H2SO4 के साथ। बेटा H2SO4 यहां पे क्या काम करता है? मीडियम का काम करता है, मतलब इस रिएक्शन के मीडियम को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वास्तव में रिएक्शन कैसे होती है? एक्चुअली रिएक्शन इस तरह से होती है, ये NaOH बनेगा और साथ क्या बनेगा? RBr। वही सेम R और O का बॉन्ड टूटा और यहां पर OH माइनस Na प्लस के साथ क्या बना रहा है? NaOH। लेकिन आपकी रिएक्शन बुक में NaOH नहीं लिखा हुआ है, तो सर इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? इसकी जगह लिखा हुआ है आपका
NaHSO4। सर ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि आपका मीडियम कैसा है? एसिडिक। मीडियम कैसा है? एसिडिक। बन क्या रहा है? एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। अगर मेरे रिएक्शन मीडियम में बेस बन रहा है और रिएक्शन मीडियम में जो मीडियम है वो कौन सा है? एसिडिक, तो बनने वाला कौन है? बेस। मीडियम कैसा है? एसिडिक। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर। हालांकि अभी सब लिखते तो नहीं है इतनी सारी चीजें, बट अगर NaHSO4 लिखा हुआ मिले और ये लिखा हुआ नहीं मिले तो उसकी वजह समझ जाओगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो कई बार हम बताते हैं आपको NaOH और आपको दिखता है NaHSO4, फिर आप सवाल करते हो सर कहां गया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है आपकी बुक्स में कई बार साइड प्रोडक्ट लिखे हुए नहीं होते। अब जैसे शायद इसमें H2O लिखा हुआ है, इसमें तो है, कुछ रिएक्शंस में आगे आएगा कि सर वो कहां गया, नहीं बताएंगे। अब नहीं बताएंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि बनता नहीं है, बनता है। सम टाइम कुछ रिएक्शंस में उनको अवॉइड कर दिया जाता है, फिर उनको लिखा नहीं जाता है। समझ आई बात? चलिए अब हम तीसरी रिएक्शन करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा देंगे। रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। आप इसको ये भी लिख सकते हो, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड। अब देखो अगर मैं करने जाऊं तब तो ये रिएक्शन बहुत टफ है, मतलब अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो ये रिएक्शन क्या होगी? टफ हो जाएगी। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि फास्फोरस की रिएक्शन किस तरह से होती है, लेकिन ये रिएक्शन ट्रिक वाइज इतनी इजी है कि तुम बता नहीं सकते। जैसे कि देखो अगर आपको PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी, देखो दोनों अलग अलग होगी, तो यहां पर याद रखना कि PCl3 के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको कितने RCl या कितने आप लोगों को RX लेने पड़ेंगे? नहीं, PCROH है ना, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, ROH। 3 ROH लेने पड़ेंगे। कितने ROH लेने पड़ेंगे? 3 ROH की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ? PCl3 के साथ। आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ होगा? आपकी बुक में लिखा हुआ होगा PCl3 + 3 ROH गिव्स ऐसे। एग्जाम में आप ऐसे लिख के आ सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअली क्या होता है। देखिए सिंपल सा है, 3 Cl के साथ हटा दो तो क्या बनेंगे? 3 RCl बनेंगे, राइट है। और फास्फोरस के साथ कितने OH जुड़ जाएंगे? 3। तो मैं क्या इसको POH3 और H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड लिख सकता हूं ना बेटा? क्या मैं इसको फॉस्फोरिक एसिड लिख सकता हूं ना? ये बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब एक में आप क्या लगा रहे हो? एक में आप लगा रहे हो PCl3 की ROH के साथ रिएक्शन, R और Cl, ये दोनों बॉन्ड आपस में टूटते हैं, इधर Cl वाला टूटता है, इधर ROH वाला टूटता है, और क्या बनता है यहां पे? 3 एल्काइल हैलाइड्स और साथ में H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। PCl5 के साथ, अच्छा RCl तो बन गया। अब आपको कहे कोई PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, करें आगे? यहां तक सबने लिख दिया होगा, चलिए आगे देखिए। PCl5 के साथ रिएक्शन के लिए अब देखिए यहां पे PCl5 को आप लिखेंगे कैसे? तो देखो आपको यहां पर एक ही ROH लेना है। ट्रिक बता रहा हूं, ये टेक्निक्स है। अगर आपको इसकी अंदर की पूरी केमिस्ट्री समझाने जाऊंगा तो शायद ये बहुत टफ पड़ जाएगा। अभी के लिए, जब आएगी तब तो जरूर पढ़ेंगे, अभी के लिए हमें नहीं करना है। अभी के लिए देखो PCl5 की रिएक्शन कैसे करवानी है, ये कुछ इस तरह से करवानी है। हो गया काम खत्म। जब भी PCl5 आएगा, अब एक्चुअली इसकी पूरी एक तरीका होता है, एक पूरा सिस्टम होता है कि कैसे H और O का बॉन्ड टूटा होगा पहले। मतलब सबसे पहले PCl5 ने P और Cl का बॉन्ड ब्रेक किया, HCl और P इसके साथ कनेक्ट हुआ होगा, फिर अगली बार में कहीं और एक रिएक्शन के थ्रू RCl निकला होगा, और फिर पीछे क्या बचा होगा? POCl3 बचा होगा। हमें डायरेक्ट याद रखना है RCl, POCl3 और साथ में HCl। बोलो बात समझ में आई? ये एज इट इज हमको याद रखना है। उसके बाद में आपके आता है, देखिए यहां पे 3rd 4th D, रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HX। रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड HX या X2, चलिए X2 लगा दीजिए। अब सुनना ध्यान से, ये जैसे ही रेड फॉस्फोरस और X2 देखने को मिले थोड़ा सा संभल जाना,
क्यों सर? सुनना ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, अल्कोहल, देखो कभी कभी आपने सुना होगा रिएजेंट पूरे रिएक्शन के प्रोडक्ट को बदल देता है, और ये बात सही भी है। आपका रिएजेंट क्या है? जैसे मैं दूध के अंदर अगर छाछ डालता हूं तो क्या होगा? दही जमेगा। सिर्फ उसकी जगह मैंने नींबू का 2-4 बूंदे लेमन जूस डाल दिया, क्या बनेगा? पनीर बनेगा। और पनीर और दही तो काफी हद तक अलग अलग है, काफी अलग अलग चीज है एक तरह से देखा जाए तो, है तो वो प्रोडक्ट मिल्क का ही, लेकिन क्या दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? यही अगर कभी आपने देखा होगा, साइंस के एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि अगर दूध के अंदर आप मिल्क डालते हो, अरे इसमें कोको कोला डालते हो, सॉरी दूध में मिल्क तो एक ही बात होगी, दूध में आप अगर कोको कोला डालते हो या कोई कोल्ड ड्रिंक डालते हो, वो पूरा का पूरा पानी में बदल जाता है और लास्ट में नीचे कुछ जम जाता है। मेरा पॉइंट क्या है, आपने दूध में क्या क्या मिलाया है, डिपेंड रिएक्शन उस पर करेगी, इस पे नहीं करेगी कि दूध लिया है बस इसकी वजह से वही प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कोई जरूरी। दूध हमारा कौन है? सब्सट्रैक्ट या रिएक्टेंट। लेमन जूस या छाछ या कुछ और चीज आपने क्या लिया? रिएजेंट। देखो मैंने आपको 11th क्लास में रिएक्टेंट और रिएजेंट में अंतर बताया हुआ है। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपेबल है, लेकिन जो बनाने में हेल्प करता है, जिसके अटैक से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं, वो कौन है? रिएजेंट। और रिएजेंट जो होता है वो दो तरह के हमने ऐसे पढ़े थे, वैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग स्पीसीज, है ना? तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। चलिए, अल्कोहल जो है, अगर ये बेटा रेड फास्फोरस एंड HI ले लिया जाए, HI, और अगर मैं इसकी जगह रेड फास्फोरस एंड X2 ले लूं, तो ध्यान से सुनना, रेड फास्फोरस एंड HI तो बेटा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। पता है तुम्हें? कहां पढ़ा था? वेरी गुड। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड्स और अल्कोहलिक ग्रुप्स को रिड्यूस करके एल्केन्स बनाया था, लेकिन यही रेड फास्फोरस और X2 में ये बन जाता है हेलोजिनेटिंग एजेंट। क्या बन जाता है? हेलोजिनेटिंग एजेंट। अगर किसी रिएक्शन में हेलोजन का एडिशन करवाना है तो तुम रेड फास्फोरस और X2 का यूज कर सकते हो। मतलब ये हुआ, अगर अल्कोहल को इसके साथ लिया तब तो ये बनाएगा एल्केन, RH। अल्कोहल का रिडक्शन होगा तो क्या बनेंगे? एल्केन। लेकिन अगर आपने रेड फास्फोरस और HI X2 लिया है तो ये क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। यही चीजें हमें याद रखनी है, यही हमारे काम की है, और यही छोटी छोटी बातें इस फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़नी है। अगर ये याद नहीं, तभी मैंने कहा था आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको खूब टाइम लगेगा, और यही वजह है कि टाइम लगना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम साथ में करते जाएंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका बेटा ROH है ना, ये रेड। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि फास्फोरस आके जुड़ेगा, सर HI तो कहीं जुड़ा ही नहीं है, आपने तो ऐसे कैसे कर दिया? ये सभी रिएजेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कई बच्चा ऐसा सोच लेता है कि सर यहाँ पे I आएगा, नहीं I आए कोई जरूरी नहीं है, हमको I तो अच्छा HI तो लेना ही नहीं है, X2 लेना है। तो देखो यहाँ पे कई बार सोचते ना HI में I तो आया ही नहीं, यहाँ HI इस रिएक्शन के साथ में कोई कैटलिस्ट की तरह या किसी रिएक्शन को एनहेंस करने की तरह प्रमोटर का काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये I इसके साथ रिएक्शन करे, क्योंकि आपको पता है कि कैटलिस्ट विल नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो कई बार बच्चा ये सोचता है इसके साथ फास्फोरस तो आया ही नहीं सर इसमें I तो आया ही नहीं, कहीं पे H ही आया अकेला। ऐसा कुछ नहीं है, यहां X2 जो है वो निकलकर X बनाता है। अगर हम यहाँ पे Cl2 लेते हैं तो प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा RCl। अब देखो साथ में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हमको नहीं ध्यान रखना है, ना हमें जरूरत है, ना लिखा हुआ है किताब में कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये ROH मतलब वही वापस ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। आपको बस ये याद रखना जरूरी, अगर ये याद नहीं है तो मामला गड़बड़ है। अब Cl2 की जगह अगर Br2 आ जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RBr। दैट्स ऑल। मैकेनिज्म में दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फंस जाओगे और ना वो काम आएगी, और उल्टा जो समझ में आ रखा है वो भी भूल जाओगे। ठीक है, कौन सी रिएक्शन पड़ी? 4। पांचवी एक और दे रखी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा दीजिए, इसका नाम याद रखना बेटा, डार्जन रिएक्शन। हालांकि बुक में तो नहीं दे रखी है नाम इसका, पर आपको याद रखना है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड क्या होता है? थायोनील क्लोराइड वही वापस ये अल्कोहल है। देखो इसकी भी एक ट्रिक है,
SOCl2 को बोलते हैं बेटा थायोनील क्लोराइड। SOCl2 को बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। बस दिमाग में रखना है, कोई सा भी अल्कोहल आए, कैसा भी अल्कोहल आए, आपको इस तरह से रिएक्शन करनी है। किसकी प्रेजेंस में होती है ये भी ध्यान रखना, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, फिक्स है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट आ गया RCl, SO2 गैस और HCl। सर अगर इसकी जगह हम लोग CH3 CH2 OH लेते, आपका काम अभी भी वही रहेगा, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या कहलाएगा ये? इथाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा? इथाइल क्लोराइड। अब कभी कभी कोई सवाल पूछ ले, मान लो कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिरिडीन, तो यहां पे कहीं पे आप स्टार लगा के लिख सकते हैं, पिरिडीन इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस लाइक SO2 एंड HCl। इन गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पिरिडीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है कि भाई किस तरह से रिएक्शन करनी है, कैसे करनी है। और एक और चीज याद रखना यहां पे कि जो SOCl2 वाली रिएक्शन है उसमें सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड बनना थोड़ा मुश्किल है। उसका रीजन ये है कि SOBr2 जो हमारे नेचर में होता है, या तो वो अवेलेबल ही बहुत कम होता है, या जो होता है वो बहुत लीस्ट स्टेबल होता है। तो नीचे एक नोट लगा दीजिए, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ RBr, पूछ लो, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ RBr इज लेस पॉसिबल बाय डार्जन रिएक्शन, because SOBr2 is least available in nature and highly unstable, least available in nature and highly unstable। एक और इसी के नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, नोट लगाइए, फ्रॉम ऑल अबव रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डार्जन रिएक्शन इज हाईली प्रिफर्ड। अब ये एक तरह का सवाल बन गया ना, वाई? तो मैं इसको कर रहा हूं बिकॉज, मतलब एक तरह का क्वेश्चन बन गया, बिकॉज द एल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड in this chemical reaction because the RX formed in this chemical reaction is highly pure, because the side products are escapable gases, that is HCl and SO2. So there is no any requirement of सेपरेशन प्रोसेस। जब मेरे प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा बनता ही नहीं है, तो मुझे उसे निकालने के लिए जो खर्च आएगा या जो मुझे एफर्ट्स लगेंगे वो खत्म हो जाएंगे।
भाई मैंने कोई चीज बनाई, अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर हमने दूध में पनीर ना लेमन जूस डाला और मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, पनीर साइड में हो गया और पानी क्या हो गया अलग, सीधा छाना खेल खत्म। इसमें भी इतना करना पड़ा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस होता जिसमें बस 2 बूंद ड्रॉप डाली किसी लिक्विड की और पूरा का पूरा दही सॉरी जो दूध है वो यूं का यूं पनीर में बदल गया, छानना भी ना पड़े, तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा? वही होगा, क्योंकि मुझे पहले वाले प्रोसेस में एटलीस्ट छानना तो पड़ा है ना, हल्का फुल्का एक बार के लिए वॉश भी करना पड़ता है कई बार और फिर उसको वापस सेपरेट करना पड़ता है। अगर मुझे सेपरेशन भी ना रहे, मेरी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, तो मेरे लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा जिसमें एफर्ट कम हो। बाकी सारे मेथड में पता है क्या था, किसी में कुछ बन रहा था, किसी में POCl3, किसी में H3PO3, किसी में H2O, किसी में NaHSO4 बन रहा था। तो भैया सब कुछ बनता तो एक ही रिएक्शन मिक्सचर में है ना, मैं अगर कुछ भी इसमें मिला रहा हूं, मैंने ऐड किया, तो देखो ऐसे अलग अलग तो नहीं होता। इसी में आपका कौन है अल्कोहल, इसी में आपका कौन क्या जा रहा है NaOH है ना, NaBr, इसी में आपका क्या जा रहा है H2SO4। अब ये तीनों मिलेंगे तो इसी में क्या बना एल्काइल हैलाइड, इसी में क्या बना H2O, इसी में क्या बना NaHSO4। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज बन तो गया, लेकिन अब इसको सेपरेट कैसे करें? तो उनके लिए अलग केमिकल मेथड्स लगाओ और उन्हें सेपरेट करो। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुझे प्योर ही मिल जाए, कुछ पीछे बचे ही ना, जैसे मान लो अगर डार्जन रिएक्शन कराएं, सीधा मैंने क्या डाला इसमें ROH डाला, इसमें मिलाया थायोनिल क्लोराइड और हल्का सा pyridine यूज कर लिया। ये pyridine भी क्या है, इस सारी गैसेस को SO2 और Cl2 को इवेपोरेट करवा के क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। पीछे बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड, सबसे प्रिफर्ड मेथड कौन सा रहता है, डार्जन रिएक्शन। याद रखना, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेथड ऑफ अल्कोहल्स इज यूज्ड या मोस्ट प्रिफर्ड, हाईली प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड अपना देखिए, देखो फर्स्ट मेथड आपने कौन सा करा, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। सेकंड मेथड लिखिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहले आपका दे रखा है फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब बेटा आपको सबको पता होना चाहिए हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन। सिंपल सी बात है, हेलोजिनेशन का मतलब आप इस रिएक्शन में क्या करोगे, हेलोजन को ऐड करोगे। किसके तरीके से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ऐड करोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे सबसे बेसिक एल्केन लेता, क्योंकि हमको एल्केन लेना है, सबसे बेसिक एल्केन कौन सा है हमारा, मीथेन, ठीक है। और इसको मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करवाता, और यहां पे मजे की बात, हम लोगों को क्या लेना है, HNO। आप सब अच्छे से जानते हो सर, जैसे ही किसी रिएक्शन में HNO आएगा वहां पे किस टाइप का क्लीवेज होगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। सर क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज में, होमोलाइटिक क्लीवेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे कि आपके पास क्या आते हैं, हमेशा फ्री रेडिकल्स आते हैं। क्या आते हैं, फ्री रेडिकल्स, Cl पे और Cl पे। अभी इसको नहीं लिखना है, ऐसे समझाया है आपको। तो यहां क्या होगा, तो यहां देखिए ध्यान से सब कुछ वापस, CH4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Cl2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इनका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाऊं तो इनमें से भी किसी भी बॉन्ड का क्या करवाया जा सकता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम एक नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम नेग्लिजिबल मानते हैं और इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज इजीली पॉसिबल होता है। यही बॉन्ड अगर C और Cl का होता तो होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस ज्यादा है। जबकि जिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां हेटेरोलाइटिक क्लीवेज प्रिफर्ड होता है। ये सब 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसने इस तरह से अपने आप के बॉन्ड को तोड़ा, इधर से ये 2 बॉन्ड टूटे, तो बेटा पता है क्या हुआ होगा, यहां से कार्बन के पास में तो ये एक एक हाइड्रोजन है ही, ये 2 ऐसे टूट गए होंगे।
क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एक ही बात है। इधर भी 2 Cl इस तरह से टूटे होंगे, ये रेडिकल इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड, और ये रेडिकल इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं? कोई गलत? क्या हमने एल्काइल हैलाइड बना दिया ना? ये हमने कहां पढ़ा था? 11th के अंदर हैलोजिनेशन एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था। एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन का पहला ही मेथड याद करो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 स्टेप पढ़ते थे, है ना? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये सब पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये नया है आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो अभी हमारे पास क्या आया? CH3Cl। अब देखो मैंने ये क्यों बताया सर, किताब में तो ये सब नहीं दे रखा है, बुक में। मैंने शुरुआत में ये इसलिए बताया कि अगर आपने कोई सिंपलर एल्केन लिया है तब तो ये मेथड ठीक है, सिंपलर एल्केन। इवन ये मेथड एथेन के लिए भी ठीक है, ठीक है? लेकिन ये मेथड हायर एल्केन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो नीचे एक नोट लगाइए, दिस मेथड इज ओनली preferred for lower alkanes like methane and ethane. For higher alkanes, this method is not useful for preparation of alkyl halide, because here mixtures of different alkyl halides are formed which are very hard to separate. ऊपर वाली रिएक्शन लिख दी होगी आपने। तो अगर मेथेन और एथेन की बात हो रही है तब तो ये मेथड ठीक है, हालांकि उनके लिए भी कुछ खास नहीं है। कैसे सर? देखिए इधर इनके लिए भी ये उतना अच्छा नहीं है जितना हम किसी दूसरे मेथड को लेंगे। सर क्यों? अरे भाई कोई जरूरी है क्या कि ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करेगा? इधर देखिए, यहां तक ठीक है। अब इससे भी बेहतर स्थिति सामने वालों में होने वाली है, तो ये बाकी से तो बढ़िया कहलाते हैं। अब क्यों? इसकी वजह सुनो, इधर देखो, ये लिख दिया सबने, ठीक है? अब देखिए इधर, अगर मैं ये CH3Cl लूं या CH4 लूं, ध्यान से देखना, हमने 11th में भी पढ़ा था। अगर मैं एक Cl2 लूं, हालांकि एक मोल Cl2 होता है, तो एक Cl2 तो लेना पॉसिबल ही नहीं है, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारे पास आएगा CH3Cl और साथ में HCl। अब इसका अमाउंट बेटा एक्सेस में लेते हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है? लेते कुछ नहीं है हम लोग। अगर Cl2 का अमाउंट लेंगे तो हम कुछ वॉल्यूम की बात करेंगे या ग्राम की बात करेंगे, मतलब आप मोल्स में लोगे। आप एक मॉलिक्यूल थोड़ी यूज कर सकते हो। कभी किसी के हाथ में है एक Cl2 को रिएक्शन में डालना? आप कर सकते हो? हरगिज नहीं। तो हमारे पास बहुत सारा Cl2 अवेलेबल होता है, तो कहीं यही CH3Cl एक बार और Cl से रिएक्शन करके क्या वो CH2Cl2 नहीं बना सकता क्या? एक भाई इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 4, जिसमें से एक गया, अब दूसरा और गया। क्या ये तीसरा और नहीं जा सकता क्या? क्या ये लास्ट वाला भी नहीं जा सकता क्या? मतलब मैंने रिएक्टेंट तो अकेला लिया था CH4 और दूसरा भी रिएक्टेंट अकेला लिया था Cl2, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट कितने आ गए? 4। अच्छा, आप रोक भी नहीं सकते, आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये कुछ कर दो कि सर इसमें बस CH3Cl ही बने और कुछ बने ही ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा हमारे हाथ में नहीं है CH3Cl ही करवाए, बाकी कुछ और रिएक्शन में भाग ही ना ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब एटलीस्ट मिनिमम कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। अब चारों को सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर तो एक ही है। दिक्कत हुई कि नहीं हुई? चलो यहां तो एटलीस्ट 4 ही बने ना, ठीक है। अब देखो जरा खेल थोड़ा सा। मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ले लिया, और जैसे ही मैंने प्रोपेन की रिएक्शन Cl2 से करवाई, अब सोच के देखिए क्या मेरा इधर का एक H जा सकता है ना?
होमोलाइटिक क्लीवेज सी और एच के बीच हो रहा है, तो यहां वाला सी एच और यहां वाला सी एच में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो क्या मेरा एक प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 Cl नहीं बन सकता क्या? जब इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है, तो क्या इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमारे पास उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CHCl और CH3। ये तो हुई बात दो की। लेकिन जैसे उसमें हमने हर हाइड्रोजन को तोड़ा, तो अब आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में भी होमोलाइटिक क्लीवेज पॉसिबल है। वो तो उल्टा ज्यादा पॉसिबल होगा। तो क्या मेरा क्लीवेज यहां और यहां नहीं हो सकता क्या? तो क्या मेरे पास CH3 CH2Cl और एक और CH3Cl नहीं बन सकता क्या? बेटा इधर क्लीवेज होगा तो एक CH3Cl, एक Cl इसको मिलेगा, एक Cl इसको मिलेगा। सही गलत? ठीक है। अब उसके और बाद में एक Cl गया, एक हाइड्रोजन गया, क्या इसी कार्बन के हाइड्रोजन दो नहीं जा सकते? तो क्या ये CH3 CH2 CHCl2 नहीं बन सकता क्या? क्या इसके भी दो नहीं जा सकते क्या? ये जेम टाइप के बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हो, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स बन जाएगा। और मजे की बात, वापस मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स जो बनेंगे उनको सबको सेपरेट करना और भी मुश्किल। भाई जब सेम ही टाइप की चीजें बन रही है, एल्काइल हैलाइड्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कार्बन में डिफरेंस है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट क्या होंगे? सेम। तो ऐसे में मेरे लिए 4 या 10 एल्काइल हैलाइड्स को सेपरेट करना आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होगा। अगर यही मेरे इसके साथ में अल्कोहल के साथ में मान लो एल्डिहाइड बनता या कुछ और बनता, तो अल्कोहल या एल्डिहाइड या किसी और सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, तो ज्यादा आसान होता दो अलग अलग चीजों को सेपरेट करना। लेकिन ये और ये 4 अलग अलग प्रोडक्ट, चारों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़े बहुत डिफरेंट, तो क्या इनको सेपरेट करना मुश्किल है? बिल्कुल है। तो कभी भी याद रखना, इस मेथड से हम लोग कभी भी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन नहीं करते हैं या प्रीफर नहीं होते। बात समझ में आई? इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बताना था, बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट वाला बेटा ऐसा है कि मेरे ख्याल से तुम्हें आता है। कैसे आता है? जिसने 11th पढ़ी है उसके लिए आसान है। हाइड्रोकार्बन में ही पहले हमने पढ़ा फ्रॉम एल्केन्स। अब आप देख लीजिए फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे उसको समझना। याद करो, 2 तरह की एल्कीन्स लिया करते थे, एक सिमेट्रिक एल्कीन्स और एक एसिमेट्रिक एल्कीन्स। कुछ याद आ रहा है? मार्कोनिकॉव रूल। बस तो कहा था बहुत बार चिल्ला के कि भाई 11 ढंग से पढ़ लेना, 12th में एज इट इज रिपीट होगा। अभी तो वुड्स रिएक्शन आएगा, अभी तो तुम लोगों के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आएंगी जो पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है ना, वही सेडजेफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल सब आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, एल्कीन अगर सिमेट्रिक लेते हो, सर सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब किसी एल्कीन के दोनों तरफ के हाइड्रोजन्स या उनके ग्रुप्स क्या हो? सेम हो। और अगर उनके पास, अच्छा यहां पे क्या करवा रहे हैं? यहां हम करवा रहे हैं बेटा हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रो हेलोजिनेशन, HX का जुड़ना। ठीक है, अब यहां पर हमने लिया HX, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया HCl। क्या ले लिया? HCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये सिमेट्रिक एल्कीन है तो आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करवा सकते हो। और हमारे पास यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस। अब ये इधर इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और आपका ये प्लस जो है ये यहाँ पर और माइनस जो है वो यहाँ पर अटैक करेगा। फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट जो है प्लस पे कौन आया? माइनस, तो यहाँ आया Cl, यहाँ आया H, ये मैंने ले लिया H, H और H। सर मैं इधर घुमा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट तब भी आपका CH3Cl ही बनेगा। बट ये किस में होता है? सिमेट्रिक एल्कीन्स में होता है। एसिमेट्रिक एल्कीन्स में ऐसा नहीं होता। एसिमेट्रिक एल्कीन्स में आपको यहां पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा बेटा? मार्कोनिकॉव रूल।
मार्कोनिकॉव रूल। सर क्या कहता है मार्कोनिकॉव रूल? मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX on asymmetric alkenes, the negatively charged part, that is X, will attack on that double bonded carbon atom which has more alkyl substituents। वापस सुने, है ना, मैं सीधा लिख देता हूं कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल या स्पीसीज will attack on that double bonded carbon atom which has more alkyl substituents, या इसको कई बार ऐसे बोल सकते हैं which has lesser number of हाइड्रोजन एटम। ये दोनों एक ही बात है, जहां हाइड्रोजन एटम कम होंगे वहां एल्काइल ग्रुप ज्यादा ही होने। एल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन को अपने आप सब्स्टिट्यूट करके निकलते हैं ना, तो एल्काइल ग्रुप तभी तो आएंगे जब हाइड्रोजन ऐड होगा। तो ये क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉव रूल। मतलब यहां तुम अपनी मर्जी से जैसे यहां घुमाते थे वहां ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं घुमाओगे। यहां आपका नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। सर आपने भी तो यहां किया था। बेटा मैं चाहे यहां की जगह ये इधर भी कर देता ना Cl, तो भी मेरा आंसर सेम आता। लेकिन अब यहां पर अगर मैंने इसको इधर कर दिया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो मतलब H+ जाएगा इधर और Cl- मतलब नेगेटिव चार्ज्ड पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। देखिए बेटा इस कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं, लेकिन इस कार्बन पर एल्काइल ग्रुप है, तो मेरा हैलोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये, यहाँ है CH3, यहाँ है H, ये हो गया आपका H, H और H। मतलब एक तरह से ये आपने CH3, CHCl और CH3 का फॉर्मेशन किया। हालांकि आप चाहें तो साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? 2-क्लोरोप्रोपीन। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो अब आप चाहें तो क्या इस तरह से इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं? चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसका आपको प्रोडक्ट लिख के आना है। मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवानी है और आपको ये प्रोडक्ट लिख के आना है। आपका ये सवाल है। आप देखो जरूरी नहीं है कि आप मेजर ही लिखें, मेजर के साथ साथ माइनर लिख सकते हैं। कुछ किताबों में लिखा होता है, कुछ किताबों में नहीं। सर माइनर क्या लिखेंगे? आप एक बार Cl को यहाँ लगा दीजिए, मना नहीं है, लग जाएगा, लेकिन उसकी यील्ड जो है, उसका अमाउंट जो है वो बहुत लेस बनेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। कल इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन और है, लेट ज़्यादा हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल, खरास इफेक्ट, वो भी आपको 11 में बताया हुआ है, पर उसको भी समझाकर इस टॉपिक को खत्म करेंगे और कल आपकी प्रिपरेशंस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, या एक बाकी है? यस, एक और बचेगी, हैलोजन एक्सचेंज वाली और बचेगी। ठीक है, उसके बाद में प्रिपरेशंस खत्म, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। ठीक है, थैंक यू।